Hello दोस्तों, welcome to Tryst with Law. We all made a tryst with law sometime in our lives and that's why we're here. दोस्तों, यूनियन बजट कल आ गया और इसको आज एनालाइज कर लेते हैं क्रिस्प कंसाइज पॉइंट्स और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। पहले ये ध्यान रखिएगा, ये 21वीं शताब्दी 21st सेंचुरी के सेकेंड क्वार्टर का पहला बजट है और इसलिए आप ये देखेंगे कि इसमें इंडिया की क्या ट्रेजेक्ट्री होगी अगले 25 सालों में, उस पर भी एक इनडायरेक्टली एक तरीके से दिखाया गया, एक झलक दी गई है। तो सबसे पहले तो ये देखिए, मिडिल क्लास का बजट है। और क्यों? क्योंकि अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है तो आपको रिबेट मिला है न्यू रिजीम में। मतलब आप देखेंगे 2021 के बाद से जो ओल्ड रिजीम थी जिसमें बहुत सारे एग्जेम्पशन मिलते थे उनको रिटेन किया गया, एक न्यू रिजीम भी बनाई गई और उसको धीमे धीमे इंसेंटिवाइज किया गया कि आप लोग उसमें जाते जाए। पिछले साल तो यहाँ तक ये भी आ गया था कि बाय डिफ़ॉल्ट न्यू रिजीम में आप फॉल करेंगे जब तक आप खुद से ना बोलेंगे मुझे आपको ओल्ड रिजीम चाहिए। एक इनफैक्ट एक रिपोर्ट में बताया गया था कि 75% टैक्स पेयर्स जो हैं वो न्यू रिजीम में आ गए हैं। इस बार उसको एक और स्टेप आगे ले जाया गया कि न्यू रिजीम में आपको 12 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको मतलब रिबेट दिया जाएगा इनकम टैक्स पे। तो इनकम टैक्स अभी भी वही, जो स्लैब वही है कि 4 लाख तक नो, फिर 4 से 8 तक 5%, इस तरह की चीज़ें। बट आपको रिबेट देकर आपको नील इनकम टैक्स पे करना है। अगर आप न्यू रिजीम में है, ओल्ड रिजीम में है तो वो आपको पे करना है। लेकिन यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट बात ये है, और सपोज आपकी इनकम 12 लाख 1 रुपया भी है तो आप इस रिबेट से बाहर आ जाएंगे और तब आपको उस 12 लाख 1 रुपया जो भी आपका है उस पर आपको स्लैब वाइज टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब 4 लाख तक ज़ीरो, 4 से 8 पे 5% जो भी वो है। तो ये ध्यान रखने की चीज़ है। अब इसके बाद हम आते हैं, जैसे इस बजट पे 4 मेनली फोकस एरियाज थे। एग्रीकल्चर, जो देश जिसके 50% से ज़्यादा आबादी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है उसका एग्रीकल्चर का फोकस एरिया होगा ही। दूसरा एमएसएमई। एमएसएमई भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे देश की जो नॉन एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट का बहुत ज़्यादा हिस्सा, अराउंड 45% एमएसएमई में है। और उसके अलावा एक्सपोर्ट, देश एक्सपोर्ट करना चाहता है तो एक्सपोर्ट में एमएसएमई का बड़ा ज़्यादा, अराउंड 40% शेयर है एमएसएमई। तीसरा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी फोकस है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट और मतलब ये सब चीज़ें। और चौथा एक्सपोर्ट। दीज आर फोर ग्रोथ एरियाज। तो लेट्स स्टार्ट विद एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के लिए पीएम धन योजना की एक बात की गई है जिसमें एक तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात की गई है, पल्सेस पे फोकस किया गया, ऑयल सीड्स पे। क्योंकि हम देख सकते हैं कि मोनोक्रॉपिंग वगैरह से कितने लॉसेस हो रहे हैं, स्पेशली पंजाब हरियाणा का एग्जांपल है। दूसरा, क्लाइमेट चेंज में ये सब पल्सेस और ये ज़्यादा रेजिलियंट है ऑयल सीड्स। और उसके अलावा इनमें इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है तो उनको भी कर्व किया जाएगा। अच्छा, उसके अलावा बट एग्रीकल्चर के साथ अलाइड एक्टिविटीज़, अगर हम फिशरीज वगैरह देखें तो इस बार मतलब सस्टेनेबल फिशिंग की बात की गई है। EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो आपकी हमारी जो 8500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है उसके अराउंड, स्पेशली कुछ एरिया जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप है, उनके आजू बाजू। और सस्टेनेबल फिशिंग की बात की गई है, ऐसा जिससे कि मतलब बाकी एनवायरनमेंट को भी नुकसान कम हो। ये चीज़ें हो गई। फिर एक इंडिया पोस्ट के थ्रू ये जो बैंकिंग क्रेडिट फैसिलिटीज़ गांव-गांव तक पहुंचाने की कोशिश है जिससे वहाँ पे मतलब मनी लेंडर्स का कम रोल हो और उसके अलावा क्रेडिट पहुँचे लोगों तक। तो एग्रीकल्चर नेचुरली इज़ अ फोकस एरिया। इसके बाद एमएसएमई पे आते हैं। तो एमएसएमई में सबसे पहले, अच्छा आप एक बात समझिएगा, एमएसएमई जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो मतलब उनके पास एक डिसइंसेंटिव हो जाता है ग्रो नहीं करने को। क्यों? क्योंकि ग्रो करेंगे तो उनकी जो उनको बेनिफिट्स मिलते थे वो नहीं मिलेंगे। तो इसलिए एमएसएमई में जो इन्वेस्टमेंट का जो थ्रेशोल्ड है, स्मॉल के लिए कम होता है, फिर माइक्रो के लिए सबसे कम, फिर स्मॉल, फिर मीडियम। तो उन सब के थ्रेशोल्ड को मतलब 2.5 गुना बढ़ा दिया जाएगा इन्वेस्टमेंट, और टर्नओवर के थ्रेशोल्ड को भी 2 गुना बढ़ाया जाएगा। तो आप ग्रो कीजिए और फिर भी आप एमएसएमई रह सकते हैं। इससे हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल का भी फ़ायदा होगा, कंपनीज बढ़ेंगी, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा। तो ये एक फ़ायदा है। दूसरी बात है कि एमएसएमई में आप ये देखेंगे, अगर आप उनको उनको क्रेडिट की बड़ी कमी रहती है। क्यों? क्योंकि एमएसएमई से आप उनके पास, जैसा आप खुद देखिए, इनफैक्ट आई होप एवरीवन विल रिलेट टू इट, कि जब कोई नया वकील प्रैक्टिस करना शुरू करता है तो वो उसकी जो फाइनेंसेस होते हैं, पैसे लेना या जो प्राइसेस कोट करो, बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, एडहॉक तरीके से करता है कि ठीक क्या 1 महीने बाद दे दो, 2 महीने बाद दे दो, क्लाइंट नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर भी एमएसएमई बेचारे उनके साथ होता ये है कि लोग
ले लेते हैं और वो पैसे चुकाने में बड़ा देर करते हैं। तो उनके पास क्रेडिट की बड़ी मतलब दे आर क्रेडिट स्टाफ। तो इसलिए इसमें लाया गया एक क्रेडिट का एक एक्सक्लूसिव क्रेडिट कार्ड उनके लिए बनाया गया जिसमें 5 लाख तक के लोन मिल सकते हैं उनको। और उद्यम पोर्टल पे तो दिस विल ऑल्सो इंसेंटिवाइज MSMEs टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड ऑन उद्यम पोर्टल ताकि उनको अलग अलग स्कीम्स का फ़ायदा मिल सके। MSME से ही रिलेटेड पॉइंट है, एक बार स्टार्टअप्स में भी देख लेते हैं। इनफैक्ट MSME में ही जैसे 2 फोकस स्कीम बनाए गए हैं। एक तो टॉय सेक्टर के लिए आप देखें कि कोविड के बाद से टॉय सेक्टर पे बड़ा फोकस हुआ है, क्योंकि नहीं तो पहले इंडिया में इतने सारे ट्रेडिशनल टॉयज़ बनते थे, फिर चाइना का एकाधिकार हो गया उस पर, लेकिन धीमे धीमे टॉय इंडस्ट्री वापस आ रही है। तो टॉय पे और लेदर एंड फुटवेयर पे मतलब फोकस है, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव है सब चीज़ें। उसके अलावा अगर हम बातें करें तो जैसे स्टार्टअप के लिए फंड्स ऑफ फंड्स बनाया गया 10 लाख करोड़ का। उसके बाद उसमें अभी जो कन्फ्यूजन था कि उनके जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, तो उसको क्या कंसिडर किया जाएगा, तो उसको क्लैरिफाई कर दिया गया कि वो कैपिटल गेन्स है तो लोग टैक्स से बच सकते हैं। तो स्टार्टअप्स को भी फोकस किया गया है। फिर स्पेशली स्टार्टअप्स जो कि स्टार्टेड बाय वेमेन या SC STs, उनको तो और ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलने की बात हुई है। तो ये आपकी होगी MSME। अब हम आते हैं इन्वेस्टमेंट पे, जो थर्ड इंपॉर्टेंट एरिया था। तो इन्वेस्टमेंट जैसे मोदी सरकार का आप पहले से देखेंगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर एक बहुत ही फोकस एरिया था। रोड्स बने, आप देख सकते हैं भारतमाला, पोर्ट सागरमाला, फिर उड़ान के तहत कई सारे रीजनल एयर कनेक्टिविटी की बात करी गई थी। तो इन इन सबको कंटिन्यू तो किया ही गया। इनफैक्ट उड़ान 3.0, अच्छा एक आप वो देखेंगे स्वामी नाम के एक स्वामी नाम की एक स्कीम चलाई गई थी, जो कि जो स्टॉल्ड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं उनमें दोबारा उनको रिजुविनेट करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए स्कीम थी। तो ये उसको भी कंटिन्यू किया गया है। लेकिन अगर आप इस बार देखेंगे जो रिवाइज एस्टिमेट वगैरह है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर 11 हज़ार करोड़ बनाया गया था तो उससे कम ही हो पाया है। तो इसलिए अब ये कहा इसमें उस कमी को पूरा करने के लिए सरकार चाहती है कि उसको PPP प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए। तो इसलिए सरकार ने नज किया है कि सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री है वो 3 साल तक में अपना PPP प्रोजेक्ट्स की लिस्ट निकालें, क्या क्या करेंगी। स्टेट्स को नज किया गया कि आप भी PPP के थ्रू करिए। तो ये एक मतलब इट्स अ PPP इज़ अ गुड मॉडल, जहाँ पे प्राइवेट की एक्सपर्टीज़ को और पब्लिक सेक्टर के एक्सपर्टीज़ को मैच करके एक अच्छा वो बनाया जाता है। ऑल्दो अभी तक ज़्यादातर इसको हाईवेज़ में ही देखने को मिला है, लेकिन अब सरकार का पुश है कि बाकी जगहों में भी देखा जाए। इससे हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है उसको उसको ख़त्म करने में मदद मिलेगी, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है और प्राइवेट पार्टीज़ के पास पैसा है, लेकिन उनको वही बहुत ही बॉटलनेक्स होते हैं लैंड एक्विजिशन में, क्लियरेंसेज में। तो PPP में ये हटा मतलब इनसे निपटने का रास्ता रहता है। अच्छा, उसके बाद तो ये आपका हो गया इन्वेस्टमेंट। अब हम आते हैं एक्सपोर्ट पे। तो एक्सपोर्ट पे मेक इन इंडिया के तहत एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी की बात हुई है। और उसके बाद अभी हमने बोला जैसे सी फूड की जो हमने बात करी थी, जो सस्टेनेबल फिशिंग, उसमें सी फूड इंडिया इज़ वन ऑफ द आई थिंक सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ सी फूड, तो उसको वहाँ पे प्रमोट करने की बात हुई है। फिर MSME के थ्रू एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात मतलब इसमें कवायद हुई है। फिर उसके बाद और एक्सपोर्ट फ्रेंडली बनाने के लिए पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन हो ही रहा है इसमें सागरमाला के तहत। फिर एक और चीज़ इसमें कह सकते हैं कि जो इम्पोर्ट के बाद एक सेल्फ डिक्लेरेशन की फैसिलिटी पोस्ट इम्पोर्ट की, भाई ये चीज़ है, तो इससे लिटिगेशन कम होगा और मतलब कंप्लायंसेस बढ़ेंगे। अच्छा, कंप्लायंस से याद आया कि कंप्लायंस को कम करने के लिए TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स या TDS, उनकी थ्रेशोल्ड बढ़ाई गई है ताकि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उस पर कंप्लायंस बर्डन बहुत न रहे। क्योंकि कंप्लायंस बर्डन ज़्यादा रहेगा तो लोग इसीलिए फॉर्मल इकॉनमी में नहीं आते हैं। तो कंप्लायंस बर्डन को कम करने की बात की गई है। उसके बाद बेसिक कस्टम ड्यूटी कई जगहों पे कम किया गया है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने की चीज़ है, बेसिक कस्टम ड्यूटी तो कम हुई है, लेकिन जो इफ़ेक्टिव जो ड्यूटी है वो सेम रही गई है। तो क्यों? क्योंकि जो सेस है उनको बढ़ा दिया गया है। जैसे एग्रीकल्चरल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस को बढ़ा दिया गया। अब ये दिस इज़ मतलब फेडरलिज्म के थोड़ा सा खिलाफ है, क्योंकि जो बेसिक कस्टम ड्यूटी से जो रेवेन्यूज़ आते हैं वो तो आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के पार्ट बनेंगे, तो वो शेयर होते हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन।
लेकिन जो सेस से आता है वो सेंटर अपने पास रखता है। तो जो बीसीडी को कम किया गया तो इसका मतलब जो शेयरेबल पूल है वो छोटा हो जाएगा, लेकिन सेंटर ने तो उतना रख ही लिया सेस के थ्रू। तो ये एक थोड़ी मतलब इससे कुछ फ़ायदा नहीं हो, इसे बस सेंटर के रिसोर्सेज बढ़े। ऑल दो उस पर डिबेट किया जा सकता है कि आज के इतना स्पेशली जैसे पैंडमिक के बाद तो ज़्यादातर रिसोर्सेज सेंटर ही दे रहा है। तो लेकिन अब वो जीएसटी सेस वगैरह भी कम ही हो रहा है, तो ये इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक। तो ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि एक ऐसी इस बार एक इनकम टैक्स को थोड़ा सा चेंज किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडियन आकर यहाँ पे कोई मतलब मैन्युफैक्चरिंग या कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उससे जो इनकम होगी उसकी, उसके 25% इनकम पे ही टैक्स लगेगा। कितना? 35%, जो कि बाहरियों के लिए लगता है। तो अब 25% पे 35% इज एज गुड एज क्या उसके टोटल इनकम में 10% टैक्स लग रहा है। तो दिस विल एनकरेज एनआरआईज टू मतलब मैन्युफैक्चर या मतलब इंडिया में सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। अच्छा, एक और एनआरआई के लिए बात हुई है कि अगर वो कोई नॉन एनआरआई कोई गुड्स यहाँ से परचेज करता है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए, तो उसको सब्सटैंशियल इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिया में नहीं कहेंगे, तो इंडिया में फिर वो टैक्स होने से बच जाएगा। तो इसलिए अगेन उसको इंसेंटिव हुआ इंडिया में काम करने के लिए। तीसरी बात ये देखिए कि इन्वेस्ट मतलब इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई अब 100% अलाउ हो गया है, लेकिन विद द कैवीट कि जो प्रीमियम इंडिया से कलेक्ट होगा दैट विल बी इन्वेस्टेड बैक इन इंडिया। तो इससे जो फॉरेन कंपनीज हैं वो यहाँ पे इनकरेज होंगी आने के लिए, उनको कोई पार्टनर इंडियन पार्टनर नहीं चाहिए। इससे इंडिया का इंश्योरेंस मार्केट मतलब अभी बहुत इट्स अ वेरी मतलब अंडर डेवलप्ड मार्केट। तो इससे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, इंश्योरेंस डेंसिटी बढ़ेगी। और इंडिया इज अ क्रेडिट स्टार्व्ड इकोनॉमी, तो उससे इंश्योरेंस फंड्स जो हैं उनके पैसे यहाँ पे आएंगे। तो इसलिए जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जिन पे जो क्राउड आउट वगैरह हो जाते हैं, सरकार को कितना पैसा लेती है, तो ये दोनों पैरेलली चल पाएंगे। कॉर्पोरेट बॉन्ड भी डीपन होगा उस कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट। अच्छा, अब एक बड़ी बात करते हैं टुवर्ड्स द एंड कि इसमें जो सेंसस वाले जो मिनिस्ट्री है उसको, या जो डिपार्टमेंट है उसको बस 574 करोड़ पैसे दिए गए हैं। तो इसका मतलब साफ है कि इस साल भी अपना आपका जो डिकेडल सेंसस जो 2021 में होना था और कोविड की वजह से नहीं हो पाया, जो इस बरसात में एनपीआर भी अपडेट होना था, ये चीज़ें इस साल भी नहीं होंगी। क्योंकि जब इनको होना था उस समय, तो उस समय इनको 12,000 करोड़ टोटल अलॉट हुआ था और इस बार हुआ नहीं है। तो इसका मतलब इस साल भी होने की संभावना कम है। लेकिन अब इससे एक चीज़ मतलब आप ये सोचिए कि जो 84th अमेंडमेंट एक्ट में जो कहा गया था कि 2026 के बाद जो सेंसस होगा उसमें उसके बेसिस पे डिलिमिटेशन होगा। अब 2025 में तो होने से रहा, 2026 का जो बजट आएगा फरवरी में, उसके बाद अगर होना भी होगा तो उस साल होगा या अगले साल होगा। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन बार हट जाएगा डिलिमिटेशन से, तो उस सेंसस पे डिलिमिटेशन हो सकता है। अब इससे अब कन्फ्रंटेशन मतलब एक तो फेडरलिज्म वाली जो डिबेट हम डिलिमिटेशन की जानते हैं कि भाई नॉर्थ में सीटें बढ़ेंगी, साउथ में कम होंगी, तो फिर साउथ वाले बोलेंगे भाई हमने तो पॉपुलेशन कंट्रोल किया, हमको इसका नुकसान क्यों दिया जा रहा है, वो डिबेट होगी ही। एक और डायरेक्शन ये सोचने की बात है कि अब हम कोएलिशन गवर्नमेंट में वो दिन चले गए जैसे सिंगल पार्टी मेजॉरिटी सरकार थी, और टीडीपी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग रोल टू प्ले इन द सस्टेनेंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो अगर और टीडीपी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले चंद्रबाबू नायडू जी बोल रहे थे कि भाई मतलब इनकरेज कर रहे थे अपने लोगों को ज़्यादा बच्चे पैदा करने को। तो इससे अब कहने का मतलब ये है कि उनको नुकसान होगा, मतलब पर्सनल पॉलिटिकल नुकसान होगा, तो ऑब्वियसली वो नहीं चाहेंगे। जो हिंदी हार्टलैंड की पार्टीज हैं इंक्लूडिंग बीजेपी और जो रीजनल पार्टीज हैं वो चाहेंगी हों। तो अब इसमें एक बार फिर से एक नया कन्फ्रंटेशन आपको देखने को जल्द ही मिल सकता है, इफ़ नॉट मतलब बहुत लेट नहीं तो हो सकता अगले साल ही मिल जाए। तो ये भी एक बजट में एक छुपी हुई दास्तान है, इस अंडर करेंट को पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों ये रहा हमारा बजट। कुछ इसमें ऑब्वियसली कुछ निटी ग्रिटी छूट गई होंगी, बट ओवरऑल ये बजट के हाइलाइट्स थे। और कोई दिक्कत, कोई परेशानी या कोई डिस्कशन करना हो कमेंट सेक्शन में, आई एम ऑलवेज ओपन। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड एंजॉय योर ट्रस्ट विद लव।